नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। महाराष्ट्र की सियासत ने आज एक बार फिर 360 डिग्री की करवट ली है। शरद पवार के भतीजे एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने राज्यपाल के सामने डिप्टी सीएम की शपथ ली। एक नजर में ये बीजेपी की जीत लगती है, मगर महाराष्ट्र का पूरा सियासी घटनाक्रम कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या ये बीजेपी की जीत और शरद पवार की हार है, या फिर ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा शरद पवार की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये 2024 के लिए पवार का क्या पावर प्ले है, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। इसी को हम डिकोड करने वाले हैं कि दरअसल ये गुगली है या फिर ये शरद पवार का पावर प्ले है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बिखर गई है एनसीपी। ये बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई तब जब अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। पार्टी के 54 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं अजित पवार। शरद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ शामिल हैं। उन्होंने भी शपथ ली है, वो साथ में मौजूद थे। शपथ ग्रहण हुआ है 9 लोगों का, लेकिन साथ में छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। शरद पवार के करीबी अजित पवार के साथ उस शपथ ग्रहण में मौजूद रहे तब जबकि अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी का काम सब देख रहे हैं, कहा अजित पवार ने। सभी मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। आज देश में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं। राज्य के हालात को देखते हुए फैसला लिया है, ये बड़ा फैसला था, कहा अजित पवार ने। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 1984 के बाद देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूरे देश को एक साथ रख सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता है। ये पूरा बयान अजित पवार ने शपथ ग्रहण के बाद दिया। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद सीएम शिंदे ने क्या कहा, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहले से काम कर रही थी शिवसेना और बीजेपी की सरकार, अब इसमें एनसीपी शामिल हो गई है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। सरकार अब और तेज चलेगी। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। इन आरोपों, ये जब आरोप लग रहे हैं कि एनसीपी में भी क्या तोड़फोड़ की गई है, शिंदे ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, अभी तो ये शुरुआत भर है। ये कहना था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। एक एक कर सभी के बयान, वो तमाम पक्ष जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, सबने अपने बयान दिए। लेकिन अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर एक्शन होगा, ये उन्होंने कहा। ये बीजेपी की गुगली नहीं है। जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या ये बीजेपी की गुगली है, उन्होंने कहा ये बीजेपी की गुगली नहीं है। घर में फूट की बात मैं नहीं मानता, यानी घर में फूट की बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो इसे बीजेपी की गुगली नहीं मानते। कोर्ट नहीं, जनता के पास जाएंगे, ये साफ तौर पर कह दिया शरद पवार ने, यानी चुनौती नहीं देंगे। अजित पवार जिस तरह से एनसीपी के सभी विधायकों को लेकर शामिल हो गए हैं सरकार में, मुझे उनकी नहीं उनके भविष्य की चिंता है, कहा शरद पवार ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजित पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है, साफ कर दिया है कि पूरी एनसीपी उनके साथ है। अजित पवार का बगावत के बाद ये बड़ा ऐलान, एनसीपी के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी एनसीपी ही उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ है, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये कहा अजित पवार ने। अजित पवार की शरद पवार को खुली चुनौती, सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल साथ में बैठे हुए थे तब जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो यही कहा उन्होंने कि सभी सांसद और सभी विधायक, यानी पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी हमारे साथ है। क्या शरद पवार के साथ कोई नहीं है, ये बड़ा सवाल। अजित पवार, पार्टी का नाम और निशान भी हमारा है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो
या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या 2024 का ये पवार प्ले है, यानी पवार का ये पावर प्ले है क्या 2024 के लिए? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या जानकारी हमारे सामने है जिसके आधार पर इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों पर के साथ कि क्या दरअसल ये अजीत पवार द्वारा किया गया है या ये शरद पवार इसमें शामिल हैं या उनकी तरफ से या उनकी छत्रछाया में ये पूरा पावर प्ले किया जा रहा है। तो अजीत पवार आज एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं, जिसके बाद शरद पवार सामने आए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो देखिए क्या है दरअसल अहम बिंदु, जो कुछ सवाल खड़े होते हैं वो सवाल क्या है और इनको डिकोड कर इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 के लिए पवार का प्लान क्या है, लोकसभा चुनाव में सहानुभूति के लिए पवार ने क्या ऐसा किया है, क्योंकि इसके बाद उन्हें सहानुभूति मिलेगी जब वो लोगों के बीच जाएंगे। मराठा वोट बैंक उनके साथ हमेशा से रहा है, तो एक मराठा के तौर पर जब वो लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे। शरद पवार ने वसीयत को क्या लागू कर दिया, यानी प्रदेश में भतीजे को पूरी तरह से सत्ता दे दी है और केंद्र में बेटी को, राज्य में भतीजे को खुला हाथ दे दिया और केंद्र में बेटी सुप्रिया सुले को क्या खुला हाथ दे दिया है। इस तरह से दोनों ही पक्षों को उनका क्षेत्र मिल गया है। मराठा वोट में सेंध लगाने की कोशिश को क्या एक बार फिर रोक दिया है, क्योंकि बीजेपी दरअसल इस कोशिश में है अपने वोट बैंक को और बढ़ाने के लिए कि मराठा वोट बैंक उनके पास आए। क्या इस कोशिश को एक बार फिर शरद पवार ने रोक दिया है? ऐसा होने से क्या वो संभव नहीं हो पाएगा? लोकसभा चुनाव के लिए पवार के पास अब क्या बेहतर विकल्प होंगे, क्योंकि शरद पवार के पास जितनी सीटें आएंगी या ज्यादा सीटें आएंगी तो उनके पास विकल्प खुला होगा, वो एनडीए के साथ जाएं या यूपीए के साथ जाएं। इसके अलावा लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना भी क्या उनका लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना भी उनका लक्ष्य है, क्योंकि फिर 2024 में उन्हें बड़ी बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी। पवार की गुगली है ये या शरद होम पिच पर बोल्ड हो गए हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि बोल्ड हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये शरद पवार की गुगली भी हो सकती है। पवार का प्लान ए है ये और बीजेपी का प्लान बी। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि पवार का प्लान ए दरअसल क्या है? ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना, मराठा वोट बैंक में फूट को रोकना। वो यही चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और ये उनका प्लान है। तो बीजेपी का प्लान बी क्या है? बीजेपी का प्लान बी भी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को अपने साथ लेकर आए। तो क्या बीजेपी का प्लान बी और एनसीपी का प्लान ए मिल रहा था और इस वजह से ये कदम उठाया गया? मोदी ने पार्टी तोड़ दी ऐसा कहकर जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें सहानुभूति मिलेगी। उन्होंने यही कहा भी है, इस बात की घोषणा भी कर दी गई है कि पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी और फिर लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि क्या किया गया है बीजेपी द्वारा उनके साथ ही जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो जाकर शामिल हो गए सरकार में। तो एनसीपी की तरफ से ये मुद्दा भी सामने रखा जाएगा कि अब भ्रष्टाचारी होने का एनसीपी पर जो आरोप लग रहा था उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन देखिए ये दो तस्वीरें, भतीजे की ये बगावत है, ये सवाल है कि क्या भतीजे की ये बगावत है या चाचा का गेम प्लान है ये? यानी शरद पवार अभी भी, शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं अपने पूरे जीवन में, क्या अभी भी शरद पवार का ही ये गेम प्लान है या उनके साथ बगावत हो गई है, वो बोल्ड हो गए हैं अपनी ही पिच पर? क्योंकि शरद पवार ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे क्या संकेत मिलते हैं? शरद पवार का क्या ये गेम प्लान है या भतीजे ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है, बगावत कर दिया है? शतरंज की जो चाल है वो चली जानी शुरू हो चुकी है। 2024 के पहले शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और बहुत शुरुआती तौर पर ही सही, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि एक एक कर अपनी अपनी चाल चल रहे हैं सभी दल, चाहे वो बीजेपी हो या एनसीपी। और क्या यही किया जा रहा है और क्या इसी के तहत एनसीपी ने भी क्या अपनी चाल चली है, शरद पवार ने भी क्या अपनी चाल चली है और बीजेपी ने भी क्या अपनी चाल चली है? क्योंकि देखिए 2024 की जो बिसात है उस पर महाराष्ट्र की राजनीति में किसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी वही तय करेगा कि किसके पास कितनी बार्गेनिंग पावर होगी। बीजेपी जाहिर सी बात है चाहती है कि उनकी सीटों की संख्या बल बढ़ जाए, उन्हें मराठा वोट बैंक में भी वो सेंध लगा पाए, लेकिन शरद पवार भी यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। तो दरअसल क्या ये जो शतरंज की बिसात है वो बिछ चुकी है और उसमें ये पावर प्ले शुरू हो चुका है। और ये देखिए खेमे भी इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये खेमे ऐसे ही रहने वाले हैं? क्या ये होने से जो आज घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद शरद पवार के लिए रास्ते खुल गए हैं, वो इस तरफ रहें या वो इधर चले जाएं?
जिधर वो जाना चाहेंगे क्या वो जा सकते हैं, और क्या ये ओपन फील्ड उनके लिए हो गई है, और इस वजह से बड़े सवाल हैं कि क्या ये उनका पावर प्ले है। तो अजीत पवार आज एनसीपी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए सरकार में, जिसके बाद शरद पवार सामने आए और बीजेपी पर जमकर गरजे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बीजेपी की गुगली नहीं है, जनता मेरे साथ दोबारा खड़ी होगी। जिस तरफ 2019 में हुआ था, जिस तरह उनके साथ तब लोग खड़े हुए थे, एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता उनके साथ खड़ी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले सतारा में पवार की चुनावी रैली थी। भारी बारिश में आयोजन स्थल की व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। संचालक जब वहां आए तो सभी लोग भौचक्के रह गए। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण रैली को रद्द करने के बारे में विचार करने लगे, लेकिन तभी अचानक आई मूसलाधार बारिश में बिना घबराए शरद पवार मंच पर चढ़ गए और संबोधन शुरू कर दिया। जबरदस्त बारिश में भीगते हुए शरद पवार ने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार का यह अंदाज जबरदस्त वायरल हुआ, जिसके बाद एनसीपी को विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जन समर्थन मिला। ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि एक बार फिर शरद पवार का वही पुराना अंदाज दोबारा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है पार्टी के भीतर से कि शरद पवार पूरे प्रदेश में जाएंगे, अपने प्रभाव वाले इलाकों में जाएंगे, खासतौर पर लोगों के बीच जाकर एक बार फिर वोट और समर्थन मांगेंगे। और यही कह रहे हैं शरद पवार कि उनको जनता का समर्थन मिलेगा। तो सिंपैथी वोट शरद पवार को क्या मिलेगा? अजीत पवार की बगावत की कहानी भी आपको बता देते हैं कि दरअसल कब शुरू हुई है बगावत की कहानी और कहां आकर खत्म हुई है। यानी आज के दिन 27 अप्रैल 2023 शरद पवार ने बड़े बदलाव के संकेत दिए थे, लेकिन वो बड़े बदलाव हुए नहीं। यानी 27 अप्रैल 2023 को जो बगावत की कहानी शुरू हुई थी वो आज जाकर ऐसा लग रहा है कि खत्म हुई है। 2 मई 2023 को शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया। उसके बाद पार्टी के भीतर से अलग अलग आवाजें उठी, जिसमें कहा गया कि इस्तीफा वापस ले लिया जाए, लेकिन शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तब अजित पवार ने बयान भी दिया था कि शरद पवार अपना फैसला बदलेंगे नहीं, लेकिन शरद पवार ने अपना फैसला बदल दिया था। 10 जून 2023 को सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अजित पवार के लिए कहा गया कि वो प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे। अजित पवार को राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था, और क्योंकि उनके पास वो पद था, इस वजह से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजित पवार मिले 30 जून 2023 को, और उसके बाद कहानी लिखी जानी शुरू हो गई। अजित पवार ने अमित शाह को 40 विधायकों की लिस्ट दिखाई, बताया कि ये 40 विधायक उनके साथ हैं, उनका समर्थन उन्हें हासिल है। और 2 जुलाई को अजित पवार ने एनसीपी तोड़ दी, बीजेपी और सेना सरकार में डेप्यूटी सीएम का पद ले लिया, शपथ ग्रहण उनका हो गया। और इस तरह से अप्रैल से मई आते आते ये पूरी जो कहानी है वो सामने आ गई। लेकिन क्या वाकई पूरी कहानी सामने आ गई है या अभी बहुत कुछ देखना बाकी है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रणय अजमेरा मौजूद हैं, एनसीपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव मौजूद हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट से। हमारे साथ किरण डी तारे मौजूद है, सीनियर एडिटर है न्यूज़ 9+। हमारे साथ समीर चौगांवकर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन सब से बात करेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले प्रणय अजमेरा के पास जाते हैं जो एनसीपी के नेता हैं। प्रणय, ये बार बार सवाल उठता है कि जिस तरह की राजनीति एनसीपी में होती रही है, शरद पवार जैसी राजनीति करते रहे हैं, क्या वो वाकई क्लीन बोल्ड हो गए हैं या ये भी उनकी गुगली है? देखिए, ना साहब क्लीन बोल्ड हुए हैं, ना ये साहब के द्वारा फेंकी हुई गुगली है। यह अपोजिशन का फेंका हुआ एक बाउंसर है जिसे साहब ने हाल फिलहाल लीव कर दिया है। यह एक टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट में जितना इंपॉर्टेंट होता है बॉल को खेलना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है डेंजर बॉल को थोड़ा सा छोड़ देना और सही मौके का इंतजार करना। आज जो घटना घटित हुई है, उस घटना से हम सभी आहत हैं, और काफी सारे लोग तो दुविधा में हैं कि यह हुआ तो कैसे हुआ। पर हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय पवार साहब ने इसे भी उतना ही लाइटली लिया जितना वो हर आने वाली चुनौती को लेते हैं। और जैसा कि हमारे पवार साहब ने कहा जी कि हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम देश की जनता के सामने जाएंगे, और जनता की अदालत से बढ़ के इस देश की कोई अदालत नहीं है। और 2019 में भी जनता की अदालत ने हमें भारी मतों के साथ चुनकर भेजा था, और आने वाले चुनावों में 2024 में भी या आने वाले किसी भी चुनाव में
वो फिर जिला परिषद हो, नगर ठीक है। पालिका हो, ग्राम तो पंचायत हो, प्रणय आपके मुताबिक हम पहुंचेंगे। प्रणय आपके मुताबिक ये बाउंसर है, मुश्किल गेंद थी और इसे फिलहाल छोड़ दिया है, समय आने पर इसका जवाब देंगे शरद पवार। आपके मुताबिक आप इसको इस तरह से रीड करते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस बीच मौजूद हैं। लेकिन समीर चावगांवकर जी, शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं कि ये एक बाउंसर बीजेपी की तरफ से आए? लेकिन इस बाउंसर में ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं एनसीपी की तरफ से, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं शरद पवार के, उसके बावजूद उन्हें आज हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे देखा अजित पवार के साथ। क्या वाकई ऐसा हुआ है, ऐसा कू हो गया है एनसीपी में, या ये आपको लगता है कि संभावना है कि शरद पवार की इसमें कोई राजनीतिक चाल हो सकती है? देखिए, फिलहाल आज का जो राजनीतिक समीकरण बना है महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार का अपने विधायकों के साथ 40 से ज़्यादा विधायकों के साथ अलग होने का, मुझे लग रहा है फिलहाल शरद पवार मात खा गए अपने भतीजे से, क्योंकि इतना बड़ा अगर विधायकों का समर्थन अजित पवार के साथ है तो निश्चित रूप से यह शरद पवार को एक तगड़ा झटका है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि जब 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, जो अभी इसके 24 साल पूरे इसी महीने कंप्लीट हुए हैं, तो शरद पवार ने 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी बनाई थी और 70 से ज़्यादा सीटें जीती थी। तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। शरद पवार की अलग लोकप्रियता है, शरद पवार के अंदर मराठा वोट बैंक बहुत मजबूती से खड़ा रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब शरद पवार जनता के बीच जाएंगे, तो अभी आज पार्टी तो अजित पवार ने तोड़ दी है, अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है 2024 का, उसके 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे 2024 में महाराष्ट्र के, तो उसमें जो वोट बैंक है शरद पवार का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, वो क्या अजित पवार के साथ जाता है कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। और देखिए, अगर तुलना की जाए अजित पवार एक तरफ और शरद पवार एक तरफ, जब लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे, मराठा वोट बैंक किसके साथ खड़ा रहेगा, ये बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बार बार कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से कुछ दिनों पहले भी आरोप लगाए गए, एनसीपी पर लगातार आरोप लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। क्या जो ममता बनर्जी कहती हैं, वो जो वॉशिंग मशीन कहती हैं बीजेपी को, क्या उस वॉशिंग मशीन का इस बार शरद पवार ने इस्तेमाल कर लिया है? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि राजनीति में कब कौन किस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करेगा, अब कोई ये मुद्दा रहा नहीं है। 2024 के चुनाव सर पर हैं और सभी राजनीतिक दलों को अपने जो लूज नट बोल्ट हैं उसको टाइट करना है। बिहार और महाराष्ट्र ये 2 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता थे कह सकते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक वो लूज नट बोल्ट टाइट कर लिया है। अब भले ही, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, देखिए एक समय में मुंबई में जो कहते हैं ना कि माया नगरी, दाऊद और डॉन, ये पॉलिटिक्स चला करती थी। एक समय था जब शरद पवार का जलवा हुआ करता था, लेकिन मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन भी हैं वो। पूरे महाराष्ट्र की भी पार्टी वो कभी बन नहीं पाए। और मुझे लगता है कि अब देश की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति वो अलग अलग दिशा में चलेगी, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मित्र से मैं अनुरोध करूंगा, प्रणय इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। जी प्रणय, वो कह रहे हैं कि एक इलाके से बाहर नहीं निकल पाए। अगर आप ओवररेटेड ही मानते हैं तो 2019 में आपने इस ओवररेटेड पॉलिटिशियन की बिछाई हुई बिसात को पार कैसे नहीं कर पाए? आज भी जनता जानती है कि 2019 में हमने गोगली फेंकी थी जिसमें आप क्लीन बोल्ड हो गए थे, भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई थी। और ओवररेटेड पॉलिटिशियन का अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो आज देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहब, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बड़े बड़े दूसरी पक्षों के नेता भी इस ओवररेटेड, इस तथाकथित ओवररेटेड जो शब्द आपने कहा उससे मुझे सख्त आपत्ति है, इस ओवररेटेड नेता से विचार विमर्श करते हैं, राय लेते हैं, समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, भले वो फिर नेता प्रतिपक्ष में, विपक्ष में हो, ठीक है, या सरकार में हो। प्रणय लेकिन ये भी तो आप, जैसे आप कह रहे हैं कि बाउंसर शायद ये है और उसको उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे ही बीजेपी ने 2019 का बाउंसर छोड़ दिया था और आज गुगली डाल दी। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है? एक बड़ी खबर लेते हैं। 2019 में एक बीजेपी 5 साल के टेस्ट मैच में 2 दिन में क्लीन बोल्ड हो गई थी। और अभी क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? चलिए ठीक है, वापस आएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। 2 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 23 नवंबर 2021 की है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अजित पवार बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन यह गठजोड़ ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सका। आज एक बार फिर वक्त ने करवट ली है। अजित पवार 40 विधायकों के दावे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम की शपथ ली है। क्या कुछ बदला है या तस्वीर अभी भी वैसी है? क्योंकि इसको लेकर भी कुछ दिनों पहले शरद पवार ने बयान दिया था कि हमें मिल रहा था, क्योंकि हमें विकेट मिलने वाला था देवेंद्र फडणवीस का, तो हम कैसे छोड़ देते। और ये देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि उनकी शरद पवार के साथ मुलाकात हुई थी। हालांकि उस वक्त तस्वीर में कहीं शरद पवार दिखाई नहीं दे रहे थे।
क्या अब तस्वीर बदल गई है या वैसा ही हाल अभी एक बार फिर होने वाला है? हमारे साथ विक्रम सिंह यादव मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं उद्धव गुट के। विक्रम सिंह यादव जी, क्या यही तस्वीर वापस फिर बदलने वाली है या इस बार हालात बदले हैं? अजीत पवार ने वाकई चाचा को क्लीन बोल्ड किया है? समीरा जी देखिए, कोई क्लीन बोल्ड नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक फंडा है कि पार्टियों को तोड़ो और अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि शिंदे गुट के जो लोग थे उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है, तो उन्होंने अपना ये एक प्रबंध किया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये कहते हैं कि भाई मोदी जी का जलवा है, 2024 में हम ये करेंगे, विपक्ष को चारों खाने चित कर देंगे। मोदी जी की लोकप्रियता है कहाँ पे? क्या कर्नाटका में थी? क्या हिमाचल में थी? क्या दिल्ली में थी? क्या बंगाल में? क्या पंजाब में? मतलब कहाँ है? तो ये जबरदस्ती का एक ये माहौल बनाया जा रहा है और अभी इनके हाथ में पावर है, तो ये सरकारी एजेंसियों को पीछे लगाकर ये तोड़फोड़ की जा रही है। विक्रम सिंह जी, क्या इसे ऐसे भी देख सकते हैं जो आज एकनाथ शिंदे कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे? उन्होंने कहा कि शिवसेना में भी यही हो रहा था कि ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स कर रहे थे। जो जमीन के नेता थे, जो लोगों के बीच जाकर काम कर रहे थे, उन्होंने अपना गुट अलग कर लिया और वो लोगों के बीच जा रहे हैं। अब ऐसा ही एनसीपी में भी हो गया है। उनका ये कहना था जो जनता से टूट गए हैं या हट गए हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो जनता से जुड़े रहेंगे वो सत्ता का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। नहीं, यही शिंदे थे जी, उस टाइम तो आरोप लगा रहे थे कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को खत्म कर रही है, इसलिए हम इधर आए। कब ये कुछ बोल रहे थे? तो इनकी बातें सारी जो है वो बेबुनियाद बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इन सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस, इनको तो जेल में डाल रहे थे, अब इनको सरकार में ले लिया। तो आप मुझे बताइए इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? कल तक ट्रक भर के सबूत पेश करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, आज उनके साथ बाजू में शामिल कर लिया। अब मुझे बताइए कि देश के अंदर इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि जो भ्रष्टाचारी है उनको आप सरकार में अपने साथ मिला लेते हो तो पाक साफ हो जाते हैं। तो इसकी जांच कौन करेगा? ये तो एक देखिए देश की लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तो ये कह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप तो ये कह रहे हैं कि ये मायने ही नहीं रखता कि किस पर आरोप लगाया आपने। भ्रष्टाचार का कितना भी आरोप लगा दीजिए, फिर उन्हें शामिल कर लीजिए तो वो सारे आरोप धुल जाते हैं। यही है ना, अब राजनीति ऐसी है ना। नहीं, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कोई पत्रकार नहीं है, ये है बीजेपी के प्रवक्ता। और ये पत्रकार जब प्रवक्ता वाली भाषा बोलने लगते हैं तो सच्चाई कहाँ पेश करते हैं? ये तो सब वही भाषा बोलेंगे। अरे उनका पक्ष तो सुन लीजिए। ये अपनी पत्रकारिता को दाव पे लगा करके विक्रम सिंह जी, किसी पार्टी के ये बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, उनका पक्ष सुन लीजिए ना, वो क्या कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी। सुमेरा देखिए, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर ये सब भ्रष्टाचारी थे तो जो लोग अभी बोल रहे हैं उन्होंने अजीत पवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अभियान चलाया था क्या? क्या उन्होंने जो जितने दिलीप वलसे पाटिल हों, हनीफ मुश्रीफ जितने लोग हैं, क्या उनके भ्रष्टाचार? आप ही भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, आपने क्यों नहीं चलाया? फिर बीच में नहीं बोलते, आप तो बोल रहे थे भ्रष्टाचारी, तो आप ही बोल रहे थे। विक्रम कैसे पाक साफ हो गए? अगर आपको बोलने का इतना शौक है तो मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे तू मैं नहीं कर सकता हूं, आप बोलिए। ठीक है। इस पर प्रणय अजमेरा भी कुछ कह रहे हैं। हर्षवर्धन देखिए, यादव जी बीच में नहीं बोलिए, उनको बोल लेने दीजिए। और ये हम डिबेट ऐसे करते भी नहीं है, एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा ताकि आपकी बात जनता तक साफ तौर पर जा पाए। हम डिबेट इसी तरह से करते हैं, ये डिबेट का फॉर्मेट यही है, एक दूसरे के सामने मत बोलिए ताकि पूरी बात जा पाए। लेकिन इस बीच हम ये नंबर गेम दिखाते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र का नंबर गेम क्या कहता है, और फिर वापस आकर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजमेरा जी दोनों की प्रतिक्रिया लेंगे। महाराष्ट्र का नंबर गेम क्या है? दरअसल देखिए, बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर किस तरह की संख्याएं देखिए। बीजेपी के पास 105, शिवसेना का जो शिंदे गुट है उनके 40 विधायक हैं। अजीत पवार अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी 40 विधायक हैं, तो कुल 185 विधायक हो जाते हैं। जो संख्या बल है इस वक्त सरकार में वो 287 का है, 288 है, लेकिन एक सीट अभी खाली है। बहुमत 145 का है और 185 अभी सरकार के पास है जो एनसीपी दावा कर रही है। उसको अगर आधार माना जाए, कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री TV9 भारतवर्ष पर थे, उन्होंने भी कहा कि हम 200 के पार पहुंच रहे हैं, यानी 40 विधायक ज्यादा हैं उनके पास बहुमत से, यानी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। तो हम आपको आज के घटनाक्रम से सामने आई एक तस्वीर दिखाते हैं और फिर इस तस्वीर से जुड़े सवाल पूछेंगे, जो इस आशंका को बल देती है कि यह सब कुछ शरद पवार के प्लान की स्क्रिप्ट हो सकती है। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद अजीत पवार मीडिया के सामने आए और इस दौरान उनके साथ देखिए कौन कौन बैठा था। एक तरफ छगन भुजबल थे तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल।
पीसी के दौरान अजित पवार के दाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल जबकि बाईं तरफ छगन भुजबल बैठे हुए थे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति के ये दोनों कद्दावर नेता शरद पवार के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं। इस वीडियो से ऐसा लगता है कि आज जो कुछ हुआ है वो हकीकत में अजित पवार की बगावत नहीं है, बल्कि अजित पवार सिर्फ शरद पवार की स्क्रिप्ट पर एक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं किरण डी तारे, जो एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 9+ के। किरण, क्या ये तस्वीर सवाल खड़े करती है? तस्वीर तो सवाल खड़े करती है, लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सच्ची में आज शरद पवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो उन्होंने कभी इसका अंदेशा नहीं व्यक्त किया था। शरद पवार जब बोल रहे हैं कि मैं राज्य में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और जनता की अदालती फैसला करेगी, इसका मतलब साफ है कि शरद पवार इन सारे विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने के मूड में नहीं है। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि विधानसभा के 40 और विधान परिषद के 6 लोग, इतने 46 एमएलए और एमएलसी मिला के अजित पवार को समर्थन देने वाले हैं। ये आज की जानकारी है। पहले क्या हुआ था, 4 साल पहले हमें याद रखना चाहिए कि शरद पवार ने तुरंत एक्शन लेके इन सारे विधायकों को अपने पास लाने का प्रयास किया था। आज पवार ऐसा प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पवार शांति से बैठे हैं। पवार ने कहा है कि मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता से गुहार लगाऊंगा। क्या वजह है छगन भुजबल जैसे साथी, प्रफुल्ल पटेल जैसे साथी इस तरह से साथ छोड़ जाएं शरद पवार का? क्या शरद पवार इतने कमजोर हैं कि उनका साथ छोड़ गए ये तमाम ताकतवर उनके साथी? देखिए, बात ऐसी है कि शरद पवार कमजोर नहीं है। शरद पवार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो घर पे बैठा रहे। शरद पवार इज अ फाइटर, वो फाइटर है, वो फाइट करते रहेंगे। लेकिन आपने जिनका नाम लिया, वो छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे सुनील तटकरे हो या चाहे अजित पवार हो, ये सारे लोग ईडी की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। इनके ऊपर ईडी का एक शिकंजा एक तरह से फंसा हुआ है। और कुछ लोगों से मैंने कुछ दिनों से पहले बात की थी, उन्होंने कहा था इन सारे जो नेता है इनकी उम्र अभी 60 के ऊपर है। 60 साल की उम्र होने के बाद कोई भी जेल नहीं जाना चाहता है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम जेल जाने के मूड में नहीं है, चाहे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन अभी हम जेल नहीं जाना चाहते। यही एक कारण है कि ये सारे लोग आज बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इसमें शरद पवार को झटका तो है, लेकिन पवार का जो नेचर है, पवार एक फाइटर है। लेकिन पहले हमें ध्यान देखना चाहिए कि पवार जब जनता के पास जाएंगे तो उनके साथ कौन होगा। पहले उनके साथ प्रफुल्ल पटेल हुआ करते थे, अजित पवार हुआ करते थे, हसन मुशर्रफ हुआ करते थे। आज ये सारे लोग उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ जयंत पाटिल है। तो इसी वजह से सवाल कि क्या तब भी उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा, जैसा 2019 में हमने देखा जब उन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर वोट मांगे, दिखाया कि मैं अभी भी मौजूद हूं और राजनीति में सक्रिय और लड़ने के लिए तैयार हूं। समीर चागांवकर जी, क्या शरद पवार में अभी भी वो ताकत है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा एक शिवसेना में फूट हुई, एक फूट हम एनसीपी में देख रहे हैं। क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि नेता शरद पवार है यहाँ पर? देखिए, मुझे लग रहा है शरद पवार उम्र के जिस दौर में, उसके बाद उनसे अब बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र का दौरा हो नहीं सकता। वो 82 ईयर्स के हो चुके हैं। और वैसे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का अगर आप वोट बैंक देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, तो आज एक समय वो 23-24% हुआ करता था जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी। आज वो जाके 17-18% के वोट बैंक पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 4 से 5% वोट बैंक भी अजित पवार तोड़ देते हैं इनके, तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार के लिए बहुत मुश्किल है वापस उस ताकत के साथ आ जाना, क्योंकि अब उनके पास उनकी टीम नहीं है। संगठन का बड़ा हिस्सा अजित पवार के साथ चला गया है। तो ऐसे में शरद पवार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो पाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। उसी विधायक भी जानते हैं कि आज शरद पवार के पास राजनीति का बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 4 या 5 साल से ज़्यादा शरद पवार सक्रिय राजनीति कर नहीं सकते थे। तो विधायकों को भी अपना भविष्य दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी है, लेकिन क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है चागांवकर जी कि अभी उनके पास खोने के लिए क्या है? अजित पवार अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि वो कह रहे हैं, और वो सीटें कुछ हासिल करें और शरद पवार सहानुभूति के सहारे सीटें हासिल करें, तो क्या वो अपनी सीटों को मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज नहीं करेंगे? कम होने की बजाय तो बढ़ती हुई दिखाई देंगी ना। क्या ये रणनीति है क्या? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से 2024 का क्या संदेश मिल रहा है, आइए वो आपको दिखाते हैं। एक तरफ विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी एकता को एक तरफ बड़ा झटका लगा है, तो विपक्ष का क्या मॉरल गिरेगा इसकी वजह से? महाराष्ट्र की 48 सीटों पर समीकरण क्या बदल जाएंगे इसकी वजह से? वो इलाका जो एनसीपी के वर्चस्व का इलाका है, महाविकास आघाड़ी क्या कमजोर होगी इसकी वजह से? एनसीपी के वजूद पर ही संकट पैदा हो गया है, क्योंकि एनसीपी का बड़ा हिस्सा, ऐसा अभी जो दावा किया जा रहा है अजित पवार द्वारा, उनके साथ चला गया है। शरद पवार का राष्ट्रीय रोल क्या कमजोर पड़ेगा? क्योंकि अभी तक जो विपक्षी एकता की
बात की जा रही थी उसमें शरद पवार का एक बड़ा रोल था, क्या वो रोल भी अब कम हो जाएगा? इसके बाद ठाकरे के बाद पवार परिवार भी क्या कमजोर हो जाएगा? यानी जो पुरानी पुश्तैनी राजनीति चली आ रही थी वो बदल रही है महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत क्या और बढ़ेगी? अभी संख्या बल के तौर पर, गठबंधन के तौर पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसा ही 2024 के पहले होगा? बीजेपी क्या सफल हुई है अपनी ताकत को और बढ़ाने में? महाराष्ट्र की सियासत पर लेकिन बयान आने भी शुरू हो गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत पर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया है, एक है इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। बीजेपी सत्ता की भूखी है, ये आरोप लगाया महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन प्रणय अजमेरा हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। प्रणय, क्या शरद पवार की भूमिका 2024 के गठबंधन को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर जिस तरह की भूमिका वो निभा रहे थे, अब वो बुरी तरह से प्रभावित होगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आदरणीय पवार साहब की अपने आप में एक छवि है जो राज्य, देश और विदेश हर जगह पे अपने अपने तरीके से काम करती है। विपक्ष को अगर एक सूत्र में कोई पिरो सकता है, एक माला में कोई ला सकता है, एक रख सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद चंद्र जी पवार साहब है। इसके पीछे कारण यह है कि पवार साहब का अनुभव, पवार साहब की राजनीतिक चतुरता, पवार साहब की चाणक्य बुद्धि। राजनीतिक चतुरता तो अभी लग रहा है कि वो दिखा नहीं पाए ना। वो तो परिवार, वो कह रहे हैं परिवार में फूट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि क्लीन बोल्ड हो गए। राजनीतिक चतुरता कभी बता के नहीं दिखाई जाती। तो आप हमें बता दीजिए ना, कहाँ है राजनीतिक चतुरता, क्या चाल है? हम वक्त आने पर हम जरूर बताएंगे, और वक्त आने पर हम नहीं बताएंगे, आपको अपने आप पता चलेगा। आज आपको जो कुछ पता चला है, 2019 में आपको जो कुछ पता चला था, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आज तो शुरुआत हुई है। उसके बाद थोड़ी देर पहले समीर जी कह रहे थे कि 2019 में पवार साहब की राजनीति खत्म होने का जो बात कर रहे थे, 2019 में कितने बड़े नेता हमें छोड़कर चले गए, तब भी हम लड़े साहब, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े। 82 साल का बुजुर्ग बारिश में भीग कर लड़ा, और आज आपके सामने, हमारे सामने 54 सीटों पर एनसीपी के एमएलए जीते, और कई सारे इंडिपेंडेंट एमएलए एनसीपी के बदौलत जीत के आए। तो वही वाला वक्त वापस आया है। हम फिर लड़ेंगे, हम फिर लोगों के बीच में जाएंगे। संघर्ष करने से हम ना कभी कतराए थे, ना कतराए हैं, ना कतराएंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, महबूबा मुफ्ती हमला बोल रही हैं, तमाम और विपक्षी नेता हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी सत्ता की भूखी है, लेकिन दरअसल क्या भूमिका पर फर्क पड़ेगा अब जो अभी तक भूमिका निभा रहे थे शरद पवार? नहीं, मुझे लगता है कि शरद पवार की भूमिका आप राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी स्थिति में सब हैं। नीतीश की पार्टी के नेता कहते हैं कि नीतीश जी के अलावा कोई विपक्ष को एकजुट नहीं कर सकता है। अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। महाराष्ट्र में शरद पवार को कहते हैं कि उनके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है। 54 से ऊपर उनके विधायक नहीं भारतीय जनता पार्टी के, आधे हैं। ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि इनको छोड़कर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बंगाल के बाहर वो है नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये भी उतना ही हकीकत है कि बीजेपी को भी और सहयोगी चाहिए हर हाल में 2024 के लिए? और इस वजह से, क्योंकि वो बहुमत उनके पास था, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी महाराष्ट्र में, उसके बावजूद उन्हें एनसीपी चाहिए, उसके बावजूद उन्हें एनसीपी में फूट करने की जरूरत पड़ी? नहीं सुमेरा, मैं इसको एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि पर्सनल पॉलिटिकल राइवलरी के तौर पर ज्यादा लेता हूं। 2019 में जिस तरह से शरद पवार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला, उसके बाद का आप पूरा घटनाक्रम देखिए। शरद पवार का नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान करते थे, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कई बार शरद पवार उनसे मिलते भी थे। यहां तक कि पहली बार जो सरकार बचाई थी भाजपा की, वो भी एनसीपी ने बचाई थी। तो शरद पवार करें तो वो राजनीति। तो अजीत पवार ने कहा कि जब आप ये सारे काम करते हैं तो आखिर यहां जब हम उप मुख्यमंत्री भाजपा के साथ बने तो आपने क्यों साथ छोड़ दिया? आपके मुताबिक कारण दिया नागालैंड। पर्सनल और पॉलिटिकल राइवलरी का मिक्स है, और इस वजह से 2019 का जवाब है ये। जो विपक्ष है उसकी तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ललन सिंह ने भी बयान दिया है, महाराष्ट्र की बगावत पर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी जनता की ताकत पर भरोसा नहीं करती, ये उन्होंने कहा। बीजेपी जोड़ तोड़ पर भरोसा करती है और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या कहा सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है, और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। समीर चौगांवकर जी, ये क्या बड़ा आरोप बीजेपी पर बार बार लगाएगा? विपक्ष की तोड़फोड़ करने में विश्वास रखते हैं, जनता की ताकत पर विश्वास नहीं। देखिए, ललन सिंह आज बयान दे रहे हैं। ललन सिंह ये भूल गए कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली थी। उसके बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया।
तो जनता का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जनता की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी बिहार में। उसके बाद भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ में लेके नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा चुनाव में 2014 हो या 2019 हो, दोनों में स्पष्ट बहुमत मिला। उसके बाद भी उसे शिवसेना को सरकार में लिया, उसके बाद भी उसने अकाली दल को अपने मंत्रिमंडल में मोदी जी ने लिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सहयोगी दलों को साथ में लेके चलती है। यह सहयोगी दल ही जो सत्ता के लालच में भारतीय जनता विक्रम सिंह यादव की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विक्रम सिंह यादव जी, आपने सुना कह रहे हैं समीर जावगांवकर कि बीजेपी तो साथ में लेकर चलती है, लेकिन सहयोगी दल सत्ता के लालच में अलग होने की बात करते हैं या सत्ता और ज्यादा हथियाने की बात करते हैं। क्या यही हुआ शिवसेना के साथ भी? नहीं, कहाँ सवेरा जी, कहाँ आप इनके जितने सहयोगी दल थे आज कहाँ हैं? आप देखिए पासवान जी की पार्टी का क्या हाल है, अकाली दल का क्या हाल है, कौन है इनके साथ? ये सिर्फ अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है बीजेपी। और ये जो आज जो बात कर रहे हैं कि भाई विपक्ष नहीं है, आज राज्यों में विपक्ष सब जगह सारे राज्य मजबूत हैं। बस ये कि विपक्ष का एक चेहरा कौन बनता है उसके ऊपर बात है। बाकी कहीं पे भी राज्यों में बीजेपी अपना भरोसा खो चुकी है और कहीं नहीं टिकती है। अब वो तोड़फोड़ में भरोसा करती है, वो तोड़फोड़ के काम तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। अगर 2024 की हम बात कर रहे हैं तो किरण, बड़ा सवाल ये है कि मराठा वोट बैंक का क्या होगा? शरद पवार कह रहे हैं वो जनता के बीच जाएंगे, तो मराठा वोट बैंक क्या उनके साथ अभी भी खड़ा रहेगा? किरण, देखिए वोट बैंक शरद पवार जी के साथ है, शरद पवार जी के साथ है। और ये जो लोग जो इतने भी जा रहे हैं ना, ये प्रणय जी ने सही कहा, सब 60 के ऊपर हैं, इनके सब के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। ये कोई जेल में नहीं जाना चाहता, ये सब सोच रहे कि राजनीति जाए भाड़ में, अपने आप को बचा लो, बस इनकी अब ये है। इसीलिए समझते हैं ना वोट बैंक का क्या होगा। अगर अपने आप को बचाने के लिए गए तो मराठा वोट बैंक भी क्या साथ ले जाएंगे? किरण, मराठा वोट बैंक शरद पवार की पार्टी, उनकी पार्टी है, उनको मिलेंगे। इनका क्या, ये उन्होंने पहले भी ऐसा उनको कई बार ऐसे लोगों ने झटके दिए, लेकिन उभर के आए। विक्रम जी, यही दावा तो शिवसेना भी कर रही है कि उन्हें उनका वोट बैंक मिल जाएगा, लेकिन 2024 में देखा जाएगा क्या होगा। सर रुक जाइए, सुन ले, आपका दावा है कि मिलेगा। किरण, क्या असेसमेंट है आपका? ग्राउंड सिचुएशन क्या? आज जो हालत उद्धव ठाकरे की है वही शरद पवार की भी होने वाली है। वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में आज कोई टीम खड़ी नहीं है। मैं आपको वही बता रहा था कि उद्धव ठाकरे के पास आज कोई बड़ा नेता नहीं है, वैसे ही शरद पवार जी के पास भी जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और सुप्रिया सुळे छोड़कर कोई भी बड़ा नेता नहीं है। और तीनों में से इन तीनों को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कोई भी बड़ा ट्रैक्शन नहीं मिलता है। तो जहां तक मराठा राजनीति की बात होगी, आज एकनाथ शिंदे मराठा है, अजित पवार मराठा है, तो बीजेपी के साथ जो दोनों अलाई है वो दोनों मराठा पॉलिटिक्स करते हैं। वो वेस्टर्न महाराष्ट्र से आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। शरद पवार की सारी टीम जब बिखर जाएगी वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। और बार बार ये जो जिक्र होता है कि वो बारिश में भीग के उन्होंने सारा इलेक्शन का माहौल बदल दिया था, पूरी तरह से गलत बात है। उन्होंने केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर इसका परिणाम हुआ था, इसका और महाराष्ट्र के बाकी जो नतीजे थे उसका कोई लेना देना नहीं था। तो पवार अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक टीम उनके साथ नहीं होगी। टीम तो आज सारी उद्धव ठाकरे के साथ, जैसे उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ वैसे ही सारी टीम तो आज अजित पवार के साथ दिख रही है। तो अकेले शरद पवार का करिश्मा जो 50 साल पहले हुआ करता था आज उतना नहीं है। जब तक टीम आपके साथ नहीं होगी, जब तक आप युवाओं को साथ में नहीं रखेंगे, तब तक मराठा पॉलिटिक्स का उसको आपको वोटों में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या फिर ये कहा जा सकता है कि शरद पवार के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी है, इससे वो कैसे बाहर निकलेंगे? आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने इस तरह से एनसीपी में शरद पवार के खिलाफ बगावत की हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, इस बार जो संकेत हैं वो ऐसा लगता है कि उन्होंने बगावत की है और इस बार क्लीन बोल्ड किया है चाचा को। क्या इसमें बीजेपी ने भी पूरी भूमिका निभाई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार कोशिश की गई थी कि 2019 जैसा हाल ना हो। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले एनसीपी पर घोटाले के आरोप लगाए थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता।
इसी बयान का जिक्र किया आज शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आइए अब आपको हम एक ऐसी चीज भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, एक वॉशिंग मशीन आपको दिखा रहे हैं जिसका महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में जबरदस्त चर्चा में ये रहने वाली है। ये वॉशिंग मशीन राजनीति के केंद्र में आने वाली है। इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल घरों में कपड़े धोने के लिए होता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका इस्तेमाल घोटाले के आरोपों को धोने के लिए हो रहा है। ऐसा पक्ष विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अजित पवार और छगन भुजबल जैसे लोग जिन पर घोटाले के आरोप हैं, आज वो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। खुद शरद पवार ने आज कहा कि जिस एनसीपी पर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आज उसी एनसीपी के लोग मंत्री बने हैं। जैसे जैसे 2024 का समय नजदीक आएगा, वॉशिंग मशीन से आरोप धुलने के सियासी जुमले आपको खूब सुनने को मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।